मयंक, ये बताइए कि जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जीने के लिए मुझे तो लगता है हवा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के अलावा हमें चाहिए भोजन, पानी। पानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसा कि हमने अपने शो की शुरुआत में बताया, आज है वर्ल्ड फूड डे। और जैसा कि आपने अब बोला कि भाई पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जी हाँ, पानी इस ही वर्ष जीवन का है। जो थीम भी रखा गया है वर्ल्ड फूड डे का वो यही है कि वाटर इज फूड एंड वाटर इज लाइफ। आज हम वर्ल्ड फूड डे के मौके पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी के क्षेत्र से जुड़े गेस्ट से। साथ ही हमारे साथ होंगे टेक्नोक्रेट्स और साथ ही वो लोग जो स्टार्टअप्स को कर रहे हैं प्रमोट, खास तौर पर फूड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। आइए शुरुआत करें इस सेगमेंट की। उससे पहले आपकी मुलाकात करवा दें हमारे गेस्ट से। हमारे पहले एक्सपर्ट के रूप में आज स्टूडियो में है श्री देवाशीष उपाध्याय जी। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं फूड डिपार्टमेंट, जौनपुर से आते हैं। आपका बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। बिल्कुल। और साथ ही दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर निखिल अग्रवाल सर। आप CEO हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फ्रॉम IIT कानपुर सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और आपके इंक्यूबेशन सेंटर से ही इंक्यूबेट हुआ एक स्टार्टअप एग्रोनेक्स्ट, जिसके फाउंडर श्री रजत वर्धन जी हमारे साथ है। आपका भी बहुत स्वागत है रजत वर्धन जी। आज हम वर्ल्ड फूड डे पर बात करेंगे प्रोड्यूसर के एंगल से, साथ ही कंज्यूमर के एंगल से। बात करेंगे फूड प्रोडक्शन की भी, प्रिजर्वेशन की भी, प्रोसेसिंग की भी। और इन तमाम सारी बातचीत के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी अगर आपके मन में कोई संशय है फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, स्टार्टअप या करियर बनाने संबंधित, तो आप हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। आप सीधे हमें कॉल करके 011 STD कोड दिल्ली का ज़रूर लगाइएगा। नंबर है 23097532। इस नंबर पर कॉल करके सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से सजेशंस ले सकते हैं, क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं देवाशीष जी आपसे। अभी बातचीत जो हमने अभी AV क्लब भी देखा, न्यूट्रिशनल फूड की बात हुई। फूड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज के दौर में हेल्दी फूड कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, हमारी जो शरीर की आवश्यकता है उसमें हमें हेल्दी फूड ही ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या एक शौक कहिए, उसके तहत हम हेल्दी फूड के बजाय जो फास्ट फूड है या जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिसे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन की, कैल्शियम की, मिनरल्स की, विटामिन की, उसकी बजाय हम फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं बड़े पैमाने पर। जो भी मार्केट में फूड बिक रहे हैं उसमें आपको चीज़ें, जैसे जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उनमें क्या हमें जिसकी ज़रूरत है उसकी मतलब वो खाना है। कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत कम है लेकिन हम उसको 10% ज़रूरत है, हम उसको 70% ले रहे हैं। फैट की ज़रूरत भी कम है, उसको ज़्यादा ले रहे हैं, जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्रोटीन के बजाय हम दूसरी चीज़ों को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो टेस्ट है उस पर कह सकते हैं कि जो जीव है वो हमें कर रही है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कम होके टेस्ट के प्रति ज़्यादा है सिंसियर और उस पर भागे जा रहे हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो रेडी टू ईट फूड खाना चाह रही है, जो कि समझिए कि उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी हमें ज़रूरत है। वो हमारे घातक भी है। निखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे देवाशीष जी ने कहा कि न्यूट्रिशन की वैल्यू उसमें बहुत कम है, जो बच्चे आजकल जंक फूड खा रहे हैं इन सब, तो इसकी फूड प्रोडक्शन में या फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसका वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हो गई है कि जितना केमिकल हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते जा रहे हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन कम होता जा रहा है। और क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अंदर किसानों में एजुकेशन पूरी तरह से नहीं है, तो उनको ये शायद पता नहीं है कि ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया है, IIT कानपुर के अंदर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंक्यूबेटर है, तो हम लोग कई सारी तकलीफ़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टेक्नोलॉजी के द्वारा उन तकलीफ़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे मैं 3-4 स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहूँगा। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है भारत में आया था पूरी दुनिया का, उसमें 116 देशों में भारत का स्थान 101वां 2023 में आया। तो ये एक थोड़ा हमारी चिंता का विषय है। दूसरा, भारत के अंदर फूड प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन 40% के आसपास जो हमारे ग्रेन्स हैं, फूड प्रोडक्शन है, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ इसका मतलब स्टोरेज की तकलीफ़ें हैं, उसको वैल्यू ऐड करने की तकलीफ़ें हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको स्टार्टअप्स के द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, कुछ ऐसी स्टार्टअप्स लेके आएँ जो कि इन हमारे फूड प्रोडक्शन को सेव कर सके, जिससे हमारी इम्पोर्ट कम हो, हमारी सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके और जो हमारी जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है पर्टिकुलरली उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें।
और जैसा आपने कहा, ये जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की बात है और टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित करने की आवश्यकता है, जैसा कि हम जानते हैं रजत जी, आपने ऐसा ही कुछ संकल्प लिया और संकल्प को सिद्ध भी किया। अपने ये जो टेक्नोलॉजी जो इंक्यूबेट हुई IIT कानपुर के माध्यम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये भू परीक्षक क्या है? जी श्योर। देखिए, भू परीक्षक पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये समस्या कितनी विकट है, जिसका निदान IIT कानपुर ने 6 साल की एक डीप रिसर्च के बाद किया है। तो देखिए, देश भर में हमारे जो मिट्टी का क्षेत्रफल है जहां पर खेती होती है वो 140 मिलियन हेक्टेयर है। इतने बड़े क्षेत्रफल में हमारा किसान भाई और बहन खरीफ, रबी और जायद सीजन में खेती करते आते हैं। बार बार जब खेती करी जाती है तो उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि हम अगर खाद को सही तरह से इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम क्या करें कि उसकी मिट्टी की जांच करें। मिट्टी की जांच में एक बड़ी समस्या हमारे देश में और दुनिया भर में है, वो ये है कि उसमें खर्चा अधिक आता है और जांच को करने में समय बहुत अधिक लगता है। समय अधिक लगने की वजह से किसान भाई क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दरकिनार करते हुए खाद का इस्तेमाल कर लेता है। यहाँ पर इस समस्या को समझते हुए IIT कानपुर ने भू परीक्षक टेक्नोलॉजी का अनुसंधान किया। इसके द्वारा मिट्टी की जांच को बिना किसी केमिकल की आवश्यकता के मात्र 90 सेकंड के अंदर आप मिट्टी की जांच की रिपोर्ट को ले सकते हैं। वो कैसे होता है? ये इसी मशीन के माध्यम से? जी हाँ, बिल्कुल इसी मशीन के माध्यम से होता है। ये एक छोटा सा मशीन है जिसको हमने NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से डेवलप किया है। इस मशीन को आपको क्या करना है, ये बहुत साधारण सी दिखने वाली मशीन है। ये इसलिए इतनी साधारण सी दिखती है क्योंकि किसान भाई और किसान भाई से जुड़े हुए जो उनके बेटा बेटी हैं, जब वो इस मशीन का इस्तेमाल करें, बस एक सिंगल पावर बटन उनको दबाना है और दबाने के उपरांत उनको यहाँ पर मिट्टी डालनी है और मिट्टी डालने के उपरांत उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने सीधे एप्लीकेशन पर यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से सामने आपकी रिपोर्ट दिखाई दे जाती है। यहाँ पर किसान भाई का खेत, उसके खेत में पोषण का क्या स्तर है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जानने के बाद फिर जो खाद है, जो फर्टिलाइजर है, उसका मात्रा या कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही किसान भाई के लिए ये पता लगा कि उसके खेत में न्यूट्रिशन का स्तर क्या है, इसके उपरांत वो पास की खाद बीज की दुकान पर जा सकता है और वहां पर अपनी रिपोर्ट कर दिखाकर अपने खेत के अनुरूप खाद का इस्तेमाल कर सकता है। जी, क्या बात। और इसके लिए जो सरकार है उसको भी बहुत हेल्प होगा कि जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र के अंदर पोटेशियम की कमी है, तो सरकार इस तरह से पॉलिसी बना सकती है कि वहां पर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा बढ़ाए और वहां वो सप्लाई करे। तो ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि जिस तरह से ये सारा डेटा क्लाउड पे जाता है तो हम AI/ML लगा के उसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज को डिजाइन कर सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा इनोवेशन। बिल्कुल, और इसके लिए जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जागरूकता किसानों में भी आए और कंज्यूमर्स में भी तो आने ही लगी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, जैविक खेती की बात करें, देवाशीष जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड फूड डे है, हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल फूड की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इस दिशा में कितना सार्थक कदम है? नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा है, जिस पे प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिसमें कि केमिकल्स का यूज ना करके जो जैविक खाद है, गोबर है, केचुआ है, इसके माध्यम से बनाया जाए। तो उससे क्या कि न्यूट्रिशन भी अच्छी हो रही है, प्लस केमिकल्स भी हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है। आज के समय में जितने भी हम फूड खा रहे हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर रासायनिक फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जिससे क्या कि न्यूट्रिशन भी खराब हो रही है, प्लस हमारे बॉडी में जो मतलब जो अननेसेसरी केमिकल्स हैं वो जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां, कैंसर है, आपको डायबिटीज है, बहुत सारी बीमारियां आज के देश में हो रही हैं। तो उससे हमें बच सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज्यादा फोकस सरकार भी कर रही है, इस पे सब्सिडी भी दे रही है, तो एक अच्छा स्कोप है। लेकिन अभी चूंकि उसमें प्रोडक्शन कम होता है और हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेस नहीं हो पा रही है। जी, निखिल जी आपसे जानना चाहेंगे, फूड सेक्टर में हमें न्यू इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी हमें नीड क्या है, और अगर इसके ऊपर भी हम नज़र डालें कि कौन कौन से इनोवेशंस हो रहे हैं, उस बारे में कुछ बताइए। जैसे देवाशीष ने बताया उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है इस समय, आपके जो गोबर खाद और इन सबको यूज़ करके किस तरह से उसको सेम बेनिफिट जैसे केमिकल फर्टिलाइजर से मिलता है उससे ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिया जाए। दो कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हमारी IIT कानपुर की कंपनी है LCB फर्टिलाइज़र, और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उसने एक नई तरह की खाद बनाई है जिससे उसको आप नॉर्मल खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसको सेम बेनिफिट आपको सॉइल में मिलेगा जो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके मिलता है, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम भी नहीं होती।
ऐसे ही एक और कंपनी साउथ में IIT मद्रास संग काम करती है, फिब्सोल के नाम से, और वो कंपनी भी उसने जेल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके जो NPK 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एनकैप्सुलेट किया है, और उस जो बायो फर्टिलाइज़र है उसको आप पूरे 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते जो आज की तारीख में 10-15 दिन में फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की नई नई तकनीकें जो भारत के साइंटिस्ट हैं और ये सब आगे लेके आ रहे हैं, और जो बदलाव आ रहा है तेज़ी से, अगले आप 3-4 साल के अंदर देखेंगे जो भारत में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एक आएगा, और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये कोई भी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये यहीं पर ही बनाई गई हैं, यहीं के द्वारा बनाई गई और यहीं पर ही इस्तेमाल होंगी, जिससे कि नॉट ओनली वी विल बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बट ऑल्सो एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, निश्चित फूड सिक्योरिटी के मामले में हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। रजत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपकी मशीन है दिखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन आप कह रहे हैं 90 सेकेंड में ये परीक्षण करके बता देती है, तो अगर किसान भाई इससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, कितनी इसकी क्या लागत है, क्या हर एक किसान को खरीदना ज़रूरी है, इसको कैसे इसका जागरूकता और कैसे इससे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं? बहुत उचित प्रश्न किया आपने। तो मेरा इसमें आंसर ये है कि किसान भाई को मात्र 100 रुपये खर्च करने की आवश्यकता है एक जांच रिपोर्ट लेने के लिए। उसको जब भी इस प्रकार की रिपोर्ट की आवश्यकता है अपनी मिट्टी की जांच की, वो पास के हमारे मिट्टी के जांच केंद्र, जिसको हम सॉइल हेल्थ सेंटर के नाम से जानते हैं, जो एग्रोनेक्स भू परीक्षक के मशीन के द्वारा जांच दिया जाता है, उसको वो अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने के बाद मिट्टी की जाँच को तुरंत ले सकते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर पास ही की दुकान पर जाकर अपनी खाद का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत में। जी बिल्कुल। देवाशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि फूड की बात चल रही है और क्या है कि आजकल हमारा जीवन इतना व्यस्ततम हो गया है कि जो आप भी कह रहे थे कि रेडी टू ईट चाहिए, हम लोग पैकेज्ड फूड्स ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो ऐसे में जब पैकेज्ड फूड्स ख़रीदते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ की जाँच परख करनी चाहिए? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम पैकेज्ड फूड खरीदें तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपनी छापती है और वो छापना उसकी मैंडेटरी है। नहीं छापेगी तो हमारा डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करेगा, उस पर जुर्माना लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम खरीदेंगे और बिना पढ़े लिखे उसको खोल के खाए और उसको तुरंत उसको डस्टबिन में डाल दिए, तो उसका काम अगर ऐसा नहीं होता तो प्लेन पन्नी में होता। लेकिन उसमें बहुत सारे, पहली चीज तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले गए, जैसे आप कहीं फ्रूट जूस पढ़ रहे हैं, फ्रूट जूस खरीद रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स उसमें पता चला फ्रूट जूस के नाम पे फ्रूट जो पल्प है 2%, 3%, लेकिन आप सोच रहे हैं पूरा हम फ्रूट जूस पी रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं। उसने डिक्लेयर कर दिया, वो कंपनी कहीं से गलत नहीं है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें पॉइजन है, अब आप खा रहे हैं तो ये आपकी समस्या है। तो जब भी आप लीजिए तो उसमें पहले इंग्रेडिएंट्स देखिए, ग्रीन और रेड सिंबल होते हैं, उसका मतलब वेज और नॉन वेज होता है। फिर ये कितने दिन तक चलेगा, बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट 2 चीजें होती हैं। जैसे जो जल्दी खराब होने वाली, जिसको हम लोग पेरिसेबल आइटम बोलते हैं, दूध हुआ और ब्रेड हुआ, इस पे यूज बाय डेट लिखा रहता है। अगर मान लीजिए उस पे यूज बाय डेट आज 16 अक्टूबर लिखा हुआ है, तो आज के बाद उसको यूज नहीं कर सकते। बाकी जिस पे मैन्युफैक्चर डेट रहेगा और प्लस बेस्ट बिफोर रहेगा, तो उसमें आप ये चेक कर लीजिए कितने दिन तक इसको खाएं, तो उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मिलेगी। फिर उसमें ये भी देखिए कि उसमें मतलब हमको खाने से क्या क्या मिल रहा है, प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है। आप जानते हो ट्रांस फैट बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, उसमें ट्रांस फैट लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा था 0 ट्रांस फैट, तो वो हम उसको ज्यादा यूज करें। तो ये चीजें देखना है। और प्लस सबसे बड़ी चीज उसमें प्रिजर्वेशन कंडीशन रहती है। जैसे आप ये नहीं देखेंगे बेस्ट बिफोर 3 मंथ दिया हुआ है, लेकिन ये लिखा रहेगा जब से ओपन किए तब से 15 दिन में चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने बोतल लाया और रख दिया, हमको लगा कि ये 3 महीने चलेगा, जैसे ऐसा नहीं है। आप जब भी बोतल खोलिए तो जिसमें श्वास हुआ या कोई मतलब पल्प हुआ, तो उसमें 30 दिन लिखा रहता है। और फिर ये भी लिखा रहता है इसको किस कंडीशन में रखिए, कि टेम्परेचर हाई रहेगा, फ्रीजर में रखना है, किसको नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लिखा तो नॉर्मल पे रखें, अगर फ्रीजर में लिखा तो फ्रीजर पे रखें, उसमें लिखा रहता है। तो जैसे ही बोतल खोलें तो जो पेरिसेबल आइटम टाइप होते हैं उसमें आप अपना डेट डाल दिए कि आज 16 अक्टूबर को हमने बोतल खोला, तो ये 15 दिन तक यूज होगा या 30 दिन यूज होगा, उस पर लिखा रहेगा। उसको जानना जरूरी है। तो हमें ये लिखा रहेगा विटामिन कैल्शियम कितना मिल रहा है, क्या हमें फायदेमंद है, ये बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है देवाशीष जी, जो चीज़ें लिखना, जैसे आप बता रहे मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया या यूज बाय डेट हो गया, ये चीज़ें नहीं हो तो उसकी शिकायत कहाँ करे कंज्यूमर? क्या कोई ऐसा पोर्टल है? बिल्कुल, हमारा इंडिया गवर्नमेंट का FSSAI का एक पोर्टल है, उस पर यही नहीं कोई भी आपको लगता है मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पे फोन करके भी कर सकते हैं। और दूसरा एक पोर्टल है जो FSSAI का पोर्टल है, www.fastcoast.fssi.gov.in
स्लैश कंज्यूमर ग्रीवांस, जी, इस जी। पोर्टल पे जैसे ही आप डालेंगे तो हम जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का वो जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट के हमारे, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट पे हेड हैं तो हमें तुरंत दिखने लगेगा, हम उस पे एक्शन लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको किसी दुकान पे मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहा है, या कहीं पे आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाए तो प्रॉब्लम आई आपको, या कोई चीज नहीं हुई, और हमारी यूपी गवर्नमेंट में भी एक अपना, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल जारी किया है, तो हमें यूपी का पता है www.jansunwai.up.nic.in पे। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाइए, फिर हर जिले में हमारा डिपार्टमेंट FSI का डिपार्टमेंट बना बैठा है, वहाँ पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, तो आपको उसमें समाधान मिलेगा। तो यानी कंज्यूमर को भी जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल निखिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा माना जाता है हमारे भारत में मिल्क प्रोडक्शन के लिए भारत को वन ऑफ द लीडर समझा जाता है, लेकिन फिर भी एक ये बड़ा दुर्भाग्य, मैं इस चीज़ को कहूँगी कि इतना अगर लीडर समझा जाता है उसके बावजूद भी हर देशवासी तक मिल्क नहीं पहुँच रहा है। इसका क्या रीज़न है, क्या बताना चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन, और जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो एक स्पेसिफिक जगहों पे हो रहा है, सब जगह मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। तो फर्ज करिए गुजरात, हमें पता है कि मिल्क प्रोड्यूसर क्षेत्र है, या उत्तर प्रदेश मिल्क प्रोड्यूसर क्षेत्र है, पर यही अगर हमको किसी ट्राइबल इलाके में भेजना है, या हमें नॉर्थ ईस्ट भेजना है, या हमें हिल पे भेजना है, जैसे आप कश्मीर जाएं या उत्तराखंड जाएं, तो आपको दूध की चाय पीनी है बढ़िया, तो आपको दूध कभी कभी नहीं मिलता है। जब ठंड का मौसम है और चाय पीने का मन हो, दूध देर में पहुंचता है। उसका रीज़न यही है कि प्रोडक्शन कहीं पर हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर हो रहा है। तो उसके भी सोल्यूशन हमें निकालने हैं, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। एक तो उसका बहुत बड़ा होगा, फिर जो जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट है मिल्क, तो उसको कोल्ड में कैसे स्टोर करें और कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करें, कैसे उसकी प्रोसेसिंग करें, क्या उसको हम ड्राई करके उसको कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे इनोवेशंस किए जा सकते हैं कि जिसके आपकी शेल्फ लाइफ को भी, प्रोडक्ट आपका है पेरिशेबल, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे एक्सटेंड किया जाए। तो इसमें भी हमें इनोवेशंस करने हैं, और जब शेल्फ लाइफ को हम एक्सटेंड करें तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल ना हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज रिस्टोर रहे, जिससे कि जब हम लोग उसको 5-7 दिन या 10 दिन बाद उसको कंज्यूम करें तो वैल्यू हमको उतनी ही मिले। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे आजकल आता है हमारे सेबों का, सेब खाने का सब शौकीन है, अब सर्दी का समय आ गया सेब का, पर आज आप बाजार में जाएंगे तो आपको कश्मीर का और हिमाचल का सेब कम मिलेगा, आपको वॉशिंगटन एप्पल और न्यूजीलैंड एप्पल मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि उन लोगों ने समझ लिया है कैसे उसको उसको प्रिजर्व करके भेजा जाए, और उसको आने में कई महीने लग जाते हैं। जी, इसीलिए सर शायद कहा जाता है कि भारत में कि सीजनल फूड के ऊपर हमें ज़्यादा कोशिश रखनी चाहिए। बिल्कुल, और हमेशा से ये रहा भी है कि हमारा जितना खान पान है वो हमारे साथ जो लोकल प्रोड्यूस है, लोकल सीजनल प्रोड्यूस है, उसके बेस पे ही हमारा खान पान अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में उस तरह से खाया जाता है। निखिल जी, आपने जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड्स या रेलवेज या किसी और ट्रांसपोर्ट माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है, फूड इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट पोटेंशियल को अगर तलाशें तो वो क्या संभावनाएं देखते हैं? अब देखिए बहुत सारे, अगर आप थोड़े अगर हमारे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट गए थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ा डिस्कशन ये था कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर फूड ग्रेन्स उत्पादन नहीं होता, जैसे पूरा मिडिल ईस्ट है, वो वहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी चाहिए, तो वो आजकल भारत से बात कर रहे हैं किस तरह से ये एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भारत के अंदर वेस्टेज हो रही है 40% की, अगर हम उसको एक्सटेंड कर पाएँ, ना कि हम अपनी पॉपुलेशन को ये सर्व कर सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी, फूड वेस्टेज और वाटर वेस्टेज, क्योंकि इस बार की थीम है देवाशीष जी कि वाटर फॉर फूड एंड वाटर फॉर लाइफ, तो ऐसे में कितना क्रूशियल लगता है आपको आज के दौर में जो हमारे आरओ प्लांट्स या हमारे घर के जो आरओ प्यूरिफायर्स हैं उससे जो वाटर वेस्टेज हो रहा है, ये कितना क्रिटिकल हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इंडिया में बहुत ज़्यादा वाटर की, मतलब नेचुरल वाटर हमें मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई भी हमारे पास तकनीक नहीं है। गवर्नमेंट के स्तर पे ही हो रहा है। जितनी भी वाटर इंडस्ट्री, आप पैकेज बोतल की कंपनियां हैं, सब वाटर वेस्टेज कर रही हैं। और इतना ही नहीं, जो हर गांव, हर शहर में जो भी छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे आपको 15 लीटर का केन मिलता है, वो बड़े पैमाने पर वाटर, और सब हर घर में हम लोगों ने वाटर आरओ लगवा लिया है। अब हम 1 लीटर पानी के पीछे 4 लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इंडिया में 1, 2, 3 समस्याएं हैं। हमने आरओ लगा लिया, हमें टीडीएस चाहिए 300 तक का, 150 से 300 तक का, लेकिन जो भी पानी बिक रहे हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिक रहे हैं, या हमारे आरओ प्लांट घर का है, उसका टीडीएस हम 150 से कम कर दे रहे हैं, जिससे कारण हमारे शरीर में मिनरल्स और कैल्शियम की कमी हो रही है। देवाशीष जी, कितना होना चाहिए नॉर्मली टीडीएस हमें, अगर, क्योंकि हम सेट भी करवा सकते हैं आजकल हमारे जो प्यूरिफायर्स हैं, हम अगर हमारे पास आरओ नहीं है, हमारे घर के पानी का 600 तक टीडीएस है, तो हम पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आरओ लगवा रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए 150 से 300 टीडीएस। थोड़ा सा पानी आपको अच्छा नहीं लगेगा, 150 से नीचे का पानी जो है मीठा लगता है।
जब हम 150 से 300 तक का पानी पिएंगे तो हमें लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जी। वो खराब भी नहीं है कहीं से और हमारे लिए मिनरल्स भी पर्याप्त मिल रहे हैं। लेकिन जितने भी पानी के प्लांट आप TDS चेक करेंगे 150 से कम ही आएगा उनका। देवाशीष जी, फेस्टिव सीजन चल रहा है, आने वाला है, दिवाली आने वाली है, ऐसे में बहुत देखा जाता है कि मिठाइयों के अंदर मिलावट बहुत देखने को मिलती है, तो क्या कोई सरकारी योजना ऐसी चल रही है या कहाँ जो अपना कंज्यूमर है वो अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे डिमांड और सप्लाई का इतना गैप है, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि उसमें मिलावट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है व्यापारियों के पास। प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर अभी बताया आपने कि 40% वेस्टेज भी हो रहे हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 40% वेस्टेज भी हो रहे हैं। तो हम इस डिमांड और सप्लाई गैप का फायदा लेने के लिए व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट करते हैं और जब त्योहारी सीजन चलता है तो डिमांड और बढ़ जाती है। तो हर घर कंज्यूमर कंप्लेंट कहाँ, नंबर और वेबसाइट बता दीजिए। हाँ, कंप्लेंट हमें अभी बता दे रहे हैं, FSI जो भारत सरकार की संस्था है जो पूरे इंडिया में फूड सेफ्टी का एक जिम्मेदार संस्था है, वही गवर्न करती है। इसकी हेल्पलाइन नंबर है 1800112100। इस पे आप फोन करके कर सकते हैं या आप इनके वेबसाइट पे जाके www.fastpost.fsi.gov.in/consumer grievance पे आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं जी। हम लोगों के पोर्टल पे तुरंत वो आती है। हर डिस्ट्रिक्ट के हमारे दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे नोट करके रखिए टोल फ्री नंबर, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में प्रायः यह देखा गया है कि कई खान पान की चीजों में मिलावट होती है, तो वो मिलावटी खाना मत खाइए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है जी। साथ ही चर्चा में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए उनसे पूछते हैं उनका क्या सवाल है। जी नमस्कार, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र साहू बोल रहा हूँ मणिपुर से। जी मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो है दूध जो हम पैकेज दूध, टोन, डबल टोन ये सब उपयोग करते हैं जी, तो इसमें क्या है कि ये जो है इतने मात्रा में अवेलेबल है हमारे मार्केट में, क्या इसकी क्वालिटी ये चेक की जाती है और चेक की जाती है तो क्या इसमें ये देखे जाते हैं कि कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं है, या फिर ये देखे जाते हैं कि सारे न्यूट्रिशन जो दूध में होने चाहिए वो है कि नहीं जी। तो मेरा यही सवाल था कि जो पैकेज दूध इतना हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं वो क्या वास्तविक में हमारे लिए। देवाशीष जी आप इसका जवाब दीजिए। जो भी पैकेज्ड दूध आप यूज कर रहे हैं अगर वो ब्रांडेड कंपनी के हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सही है, और हमारे जो ग्रामीण एरिया में है वहाँ से कलेक्शन किया जा रहा है और वो जाके पाश्चराइज होता है और एक कोल्ड चेन प्रक्रिया में जाता है, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता, पाश्चराइजेशन किया जाता है। और जहाँ तक डबल टोन और सिंगल टोन की बात इन्होंने कही, उसमें से वो फैट निकालते हैं और जो मानक होता है उस मानक के अनुरूप वो दूध को बनाते हैं, तो ये आप पी सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी चूंकि आप तक पहुँचते पहुँचते दूध वो 72 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है दूर के रिमोट एरिया में, तो उसकी उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हो सकती। अगर आपके पास अपने घर के अगल बगल कहीं पे वो गाय भैंस का अगर डेयरी फार्म है तो वहां से दूध पिए तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप अगर मजबूरी है तो आप इस दूध का बिल्कुल उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हमारी जो FSI है उसके नजर रहती है, जितने भी कंपनियां हैं रूटीन वर्क पे इनका सैंपलिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, तो जिससे कि ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं जी। बस फिर भी सजग रहना है, सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और बाकी उसमें जो यूज बाय डेट लिखी है वो जरूर देख लें, हालांकि दूध पड़ा रह गया और आप उसको यूज बाय डेट के बाद यूज कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा। चलते चलते निखिल जी आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स जानना चाहेंगे। फूड इंडस्ट्री वर्ल्ड फूड डे पर क्या है स्टार्टअप्स के संभावनाएं, क्या स्कोप है आपके? देखिए भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर जितने 42% के आसपास पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा स्टार्टअप से कि जो स्टार्टअप्स नए काम करना चाहते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो आगे आएँ। कोई अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने आज हाईलाइट करी हैं, उनमें से किसी भी प्रॉब्लम को उठाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें स्टार्टअप बना सकते हैं। और इतना बड़ा मार्केट है, ना कि सिर्फ भारत में और विदेशों में भी। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा एम ये होना चाहिए कि वी शुड नॉट बिकम अ इम्पोर्टर ऑफ इनोवेशन, वी शुड बिकम अ एक्सपोर्टर ऑफ फूड एज वेल एज इनोवेशन। यही हमारा एक 2025 और 2030 तक का ध्येय होना चाहिए। भारत शुड बिकम नंबर 1 नेशन फॉर एक्सपोर्टर ऑफ इनोवेशन। बिल्कुल, तो इम्पोर्टर नहीं एक्सपोर्टर बनना है भारत को। रजत जी आपसे चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क्स, युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें
और आज की डेट में हमारे सरकार के द्वारा और हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एक बहुत ज़बरदस्त इकोसिस्टम डेवलप कर दिया गया है। वो देश में रहकर देश की जो परेशानियां हैं उनका निदान करें तकनीक पर भरोसा करके, और किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, एग्रीप्रेन्योर बनिए, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं। स्काई इज द लिमिट। चलते चलते देवाशीष जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। आने वाले त्योहारी सीजन में आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, घर के बनाए हुए मिठाइयों का उपयोग करें, मार्केट की चीज़ों से अवॉइड करें, और ये हमेशा कोशिश करें कि जो न्यूट्रिशनल फूड है, जो हमें ज़रूरत की चीज़ें, जिसकी ज़रूरत है बॉडी को, वही खाएं। बाकी रेडी टू ईट फास्ट फूड से जितना ज़्यादा हो सके बचें। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऐड के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह दुनिया चीज़ें बेच रही हैं, तो उनके चक्कर में न उलझें। आप देसी खाएं। और अभी इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, तो आप प्रयास करें कि मिलेट्स फूड का उपयोग जरूर थोड़ा बहुत जितना भी संभव हो सके करें, क्योंकि वो ज़्यादा फायदेमंद है। वो आपके बॉडी के लिए फाइबर उसमें है, जिससे पाचन तंत्र आपका सही रहेगा और आपकी शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे करेगा। जी हाँ, मतलब त्योहार जो आ रहे हैं उसमें मिलेट्स से व्यंजन बनाइए और त्योहार सेलिब्रेट कीजिए। आप तीनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ वर्ल्ड फूड डे पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए।